हे वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है करमवीर और आप देख रहे हैं डीप थ्योरीज। क्या हो अगर डॉलर का प्राइस रुपीस के बराबर हो जाए एंड क्या ये पॉसिबल है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमने कई सारे पॉलिटिशियंस को ये वादा करते हुए देखा है कि अगर तुम हमें सत्ता में लेकर आओगे तो हम डॉलर को रुपीस के बराबर कर देंगे, बट ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन करेंसी और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा है एंड एक्सचेंज रेट बेसिकली जो कन्वर्जन रेट होती है हम उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और एक्सचेंज रेट बेसिकली 3 टाइप की होती हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड थर्ड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली जो गवर्नमेंट का मनी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसका पूरा कंट्रोल रुपीज़ के ऊपर होता है कि इसकी वैल्यू कितनी गिरनी है, कितनी बढ़नी है, ये पूरा सेंट्रल बैंक के ऊपर कंट्रोल होता है। वो उसको इतना कंट्रोल कर देती है कि उसको ना तो नीचे गिरने देती है ना ऊपर जाने देती है। एंड अब हम समझते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बेसिकली ये उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। एंड अगर हम देखें भी तो डॉलर का प्राइस बेसिकली उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सैलरी वाइज देखें तो हर कोई डॉलर में सैलरीज चाहता है। अगर हम आपके सामने 2 ऑप्शन रखते हैं कि आपको एक साइड में $1000 दिए जाएंगे एंड एक साइड में 10,000 रुपीज़, तो ऑब्वियसली आप $1000 को चूज़ करेंगे क्योंकि $1000 80,000 रुपये के बराबर है एंड 10,000 जो रुपीज़ हैं वो तो 10,000 रुपये ही हैं। अगर हम देखें तो 1970 से पहले इंडिया के अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट थी। जब 1947 के दौरान इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के अंदर भारी नुकसान की वजह से इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री था, तो उसको डेवलप करने के लिए इंडिया ने काफ़ी सारे लोन्स लिए। इंडियन गवर्नमेंट उस लोन को चुकाने में थोड़ी सी असमर्थ रही, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम रुपीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा रुपीज़ छापे कि उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी सी गिरानी पड़ी। इंडिया अपने लोन्स को चुका ही रही थी, तभी 1960s एंड 1970s में इंडो चाइना इंडो पाकिस्तान वॉर होता है। इंडिया को भारी नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कोई बाहर की कंट्रीज़ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट तभी करता है जब उसे कुछ वहाँ से प्रॉफिट होता है। तो मजबूरी में इंडिया को $1 को 7 रुपये के बराबर करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सके। एंड ऐसा होता भी है। तभी 1973 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस होता है। ऑयल की कितनी ज़्यादा कमी हो जाती है क्योंकि इंडिया शुरुआत से ही बहुत बड़ा इम्पोर्टर रहा है ऑयल का, तो यहाँ पर ऑयल इतना ज़्यादा महंगा होने की वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई। 17-18 साल बाद 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस होता है एंड ये इतना ज़्यादा भयानक होता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ही गिर जाती है, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तभी जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में बदला जाता है। एंड अब सवाल आता है क्या हो अगर डॉलर का प्राइस रुपीज़ के बराबर हो जाए। इसको समझने से पहले हम इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान समझ लेते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, चलिए सुनते हैं। हम हर किसी के लिए ना फॉरेन ट्रिप्स बहुत ही ज़्यादा चीप हो जाएंगी एंड हम हर चीज़ ना इंपोर्ट कर सकेंगे। हम अगर घूमना जाना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए इतना ज़्यादा सस्ता हो जाएगा कि हम आसानी से किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं। और अगर हम कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम कोई लग्जरी कार ख़रीदना चाहते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ 1-2 लाख रुपए की पड़ेगी। एंड अगर हम कोई भी डिवाइस ख़रीदना चाहते हैं जैसे आईफोन, वो हमारे लिए सिर्फ 700-800 रुपये का पड़ेगा। हमारे लिए फ़ॉरेन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। एंड ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। एंड अब हम इसके नुकसान समझते हैं। इसका सबसे पहला नुकसान है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी इंडिया के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा फॉरेन में जॉब करते हैं एंड वहाँ से उनकी शायद जॉब भी छूट जाए। एंड इंडिया के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, जितनी भी कंपनीज़ हैं शायद ये बंद हो जाएं क्योंकि डॉलर और रुपीज़ एक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ की जो चीप लेबर है उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाली है एंड ये कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने के कारण फिर से देश के अंदर करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि शायद खाने के लिए भी लोग तरसें। तो पहले इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो 60% आईटी कंपनीज़ का था वो भी ठप पड़ सकता है, तो इससे इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। हमारे एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया एक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों ही करती है, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू रखना ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स का मानना है। एंड अब सवाल आता है क्या किसी भी करेंसी की वैल्यू से उसकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर कोई भी फ़र्क पड़ता है? इस चीज़ को जानते हैं। अगर हम देखें तो जो जापान है
वो हमारी कंट्री की करेंसी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर हम देखें हमारा 1 रुपये उनके 1.25 रुपये के बराबर है। फिर भी हमारी कंट्री जो है जापान से कितनी पीछे है। जापान जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, हम हर कोई जानता है। तो इससे करेंसी की वैल्यू का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी कंट्री पर। तो इससे कंक्लूजन तो सिर्फ इतना ही निकलता है कि डॉलर का प्राइस जो है वो ऊपर ही रहे तो अच्छा रहेगा, एंड अगर नीचे गिरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया को। एंड इंडिया के जो एम्प्लॉयड जो लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, शायद उनकी जॉब भी छूट सकती है। एंड जो इंडिया के अंदर जो कंपनियां सेटअप हैं शायद वो भी बंद हो सकती हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो फैसला है अभी तक नहीं लिया है, बस शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जिससे कि हम डॉलर को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।